कहानी की शुरुआत होती है एक शांति भरे शहर में जिसमें काइजू नाम का मॉन्स्टर अटैक कर देता है। सिटी में अलार्म बजते हैं और सब लोग सुरक्षित जगह पे कर दिए जाते हैं। वो मॉन्स्टर जहाँ जाता है वहाँ तबाही मचाता है और सब डिफेंस फोर्स के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। ये इंसानियत के लिए पहली बार नहीं है, तो कुछ लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि कौन सी डिफेंस फोर्स आने वाली है। हमें पता चलते हैं वो थर्ड डिवीजन है और आते ही वो काइजू को डैमेज भी करते हैं। तभी एक उस डिवीजन की एक बड़ा सा ताकतवर वेपन यूज करती है और उसे काइजू के ऊपर सीने में एक बड़ा होल हो जाता है और वहीं काइजू मर जाता है। इसके बाद ही हमारा प्रोटैगनिस्ट काफका बहुत हैरान रहता है। वो मॉन्स्टर ही बहुत बड़ा था और उसके बॉडी पार्ट्स सब जगह बिखरे हुए होते हैं और वो अपने पार्टनर्स को बताता है उन्हें अब ओवर टाइम करना पड़ेगा। आपस के आसपास के सिटीजन्स थर्ड डिवीजन को चीयर करते हैं कि उन्होंने पहला अपना मिशन कर लिया। तभी वहाँ सीएफए आती है और वहाँ पे बहुत क्राउड रहती है। फिर हीरोज वहाँ से चले जाते हैं और काफका फिर सीन में आता है, जिससे हमें पता चलता है कि हीरोज के बाद काफका का काम शुरू होता है। काफका जो काम करता है उससे किसी को परवाह नहीं है और उसका कोई शुक्रिया भी नहीं करता, क्योंकि ये सब इंचार्ज होते हैं बैटल्स के बाद कचरा साफ करने के। और फिर काफका मॉन्स्टर का सैंपल ड्रोन में देकर उसे भेज देता है। ये काम उतना फेमस वाला नहीं है कंपेयर टू जो लोग बीच से लड़ते हैं, लेकिन ये एक मुश्किल लड़ाई है खुद में ही। तभी अचानक मॉन्स्टर में कुछ गड़बड़ी के कारण एक छोटा सा ब्लास्ट होता है, लेकिन काफका सिचुएशन को हैंडल कर लेता है क्योंकि ये सब चीजें उसने पहले भी फेस की है। इनके सामने अभी बहुत सारा काम बाकी है, लेकिन इनके बॉस ने इन सभी को बस एक हफ्ता दिया है और एक हफ्ते में इन्हें ये कचरा साफ करना है। काफका बोलता है हम इस मॉन्स्टर के डिफरेंट एरिया में आ जाएंगे और काफका मॉन्स्टर के पेट में जाकर उसे साफ करेगा। सब बताते हैं कि पेट कितना खराब होता है मॉन्स्टर का। फिर काफका का काम करके निकलता है। काफका एक हार्ड वर्किंग आदमी है और उसे भूख ही लगती है। काफका अपने घर आता है और वो अपना बेस्ट ट्राई करता है कि उसके शरीर से उस मॉन्स्टर की स्मेल चले जाए। दिखाते हैं कि थर्ड डिवीजन की कैप्टन जिसका नाम मीना है, जो कि 27 साल की है, वो सिर्फ ना कि कैप्टन है बल्कि उसने बहुत सारे काइजिस को खत्म भी की है। पता चलता है कि काफका और मीना दोनों बचपन के दोस्त हैं और वो तब इमोशनल थी जब उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो काइजिस को साथ में खत्म करेंगे। मीना बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और अभी चर्चा भी चल रही है कि वो अब एक कैंडिडेट भी है डिवीजन फोर्स कमांडर के लिए। काफका सोच रहा होता है कि कैसे वो दोनों एकदम अपोजिट हो गए, लेकिन ये सोच बहुत डिप्रेसिंग है, इसलिए काफका इसके बारे में नहीं सोचता। काफका अपने आप को याद दिलाता है कि उसे साफ सफाई के काम को अच्छे से करना है, जिससे मनपसंद खाना खा सके और एक अच्छे से अपार्टमेंट में रह सके, और वो सोने के लिए चला जाता है। सुबह काफका अपने काम पे जाता है और एक नया स्टूडेंट उनके साथ काम करेगा और उसका नाम इचिकावा है। इचिकावा को डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करना है। काफका के कोवर्कर्स बताते हैं कि काफका का भी यही सपना था, लेकिन अब उसने अपने सपने को छोड़कर एक वेटरन बन गया एक क्लीनिंग कंपनी में। इचिकावा सोचता है कि काफका ने ये क्यों किया, क्यों ये इसने सपना छोड़ दिया। काफका बताता है उसकी एबिलिटी लिमिटेड है और उससे बेहतर भी लोग हैं, इसलिए उसने वह सपना छोड़ दिया। लेकिन इचिकावा इसके लिए बहुत सीरियस है और वो डिक्लेयर करता है कि वो कभी भी हार नहीं मानेगा, चाहे कोई भी चीजें आ जाएं उसके बीच में। और उसने काफका का लॉजिक भी समझ नहीं आया और ना ही उसको उसका लॉजिक समझना है। सबको लगा कि वो आपस में घुल मिल जाएंगे क्योंकि वो दोनों सेम सपना शेयर करते हैं, लेकिन काफका के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है और काफका सोचता है कि क्या सच में उसने उसकी ड्रीम को गिव अप करके गलत तो नहीं किया। फिर सभी वापस काम पे लग जाते हैं और दिन के प्लान के हिसाब से कि किसको किस पार्ट्स को प्रिजर्व करके रिसर्च के लिए देना है और किस पार्ट्स को सीधा डिस्ट्रॉय करना है। इचिकावा को मॉन्स्टर के इंटेस्टाइन का पार्ट दिया जाता है। काफका खुश होता है कि बच्चे का एटीट्यूड देखकर, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि उसको दूसरे दिन भी इंटेस्टाइन ही मिलेगा क्योंकि इंटेस्टाइन को वो अच्छे से संभालता है। और फिर भी काफका इंटेस्टाइन साफ करने चले जाता है। बॉस बताता है कि काफका बहुत कंप्लेन करता है, लेकिन वो बहुत मेहनती है। अगर वो एग्जाम पास हो जाता तो वो एक गुड डिफेंस ऑफिसर बन जाता। काफका इचिकावा को देखकर खुशी मनाता है कि इचिकावा को इंटेस्टाइन से घिना आती है। काफका को भी उल्टी आने वाली होती है
काफ्का देखता है कि बच्चे ने कुछ ज्यादा खाने को नहीं लाया, तो बच्चे गुस्से से बताता है कि उसका उतना बड़ा पेट नहीं है। काफ्का उसको एक विटामिन ड्रिंक देता है। काफ्का इचिकावा को कहता है कि उसे जितना हो सके उतना खाना है और पीना है, नहीं तो वो पूरा दिन काम नहीं कर पाएगा। काफ्का उसको नोज प्लग्स भी देता है, लेकिन वो उसे मना कर देता है, जिससे वो पूरा दिन काम कर पाएंगे। काम खत्म हो जाता है। काफ्का खुश होता है कि सबसे हिनौना पार्ट अब खत्म हो चुका है। इचिकावा काफ्का के पास आता है। काफ्का को लगता है कि वो उससे लड़ने आ रहा है, लेकिन इचिकावा उसे शुक्रिया करता है। इचिकावा बताता है डिफेंस फोर्स ने एज लिमिट को अब 33 ईयर्स की कर दी है। इचिकावा को इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो कहता है कि तुम सैड थे जब मैंने डिफेंस फोर्स की बात की, और वो कहता है कि अगर उसे ये क्विट करना है तो वो कर सकता है। लेकिन काफ्का उसको शुक्रिया बोलता है और बोलता है कि तुम मेरे से ज़्यादा अच्छे इंसान हो। तभी वहाँ एक मॉन्स्टर आ जाता है जो कि इचिकावा के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन काफ्का उसे बचा लेता है। लेकिन काफ्का को इससे बहुत चोट लगती है। काफ्का इचिकावा को भागने को कहता है, लेकिन इचिकावा उसे छोड़कर जाने से मना कर देता है। तो काफ्का उसे याद दिलाता है उसके सपने के बारे में और बताता है कि उसे डिफेंस फोर्स ज्वाइन करनी है ना, तो अगर वो यही मर जाएगा तो वो ये सपना कैसे पूरा कर पाएगा। अब इचिकावा भाग जाता है। मॉन्स्टर काफ्का के पीछे पड़ जाता है। काफ्का एक स्ट्रीट की तरफ उसको लेकर जाता है और एक बिल्डिंग में घुसकर शीशे तोड़कर तभी उसे एक फ्लैश आती है। काफ्का और मीनो दोनों ही अपनी स्कूल खो देते हैं और साथ ही अपने घर भी। काफ्का कहता है वो काइजू से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, लेकिन बस अभी उन्हें जीना है क्योंकि उसको अपना पोकेमॉन गेम फिनिश करना है। जिससे कि मीनो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है, क्योंकि मीनो सोचते हैं कि ये बस यही सोचता है। काफ्का मीना के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाता है। वो उदास थी क्योंकि एक मू नाम की कैट मर गई थी। ऑफिसर जश तब काफ्का को फ्लैशबैक आते हैं कि जब उसने डिफेंस फोर्स का रिजेक्शन लेटर रिसीव किया था और उसके सपने क्रश हो गए थे। जब उसने डिफेंस फोर्स का रिजेक्शन लेटर रिसीव किया था, उसके सपने क्रश हो गए। तब वो अपने आप को बेकार के लिए गाली देता है। इचिकावा मॉन्स्टर के द्वारा पीटा जा रहा होता है, तो काफ्का गुस्से में आता है क्योंकि उसने कुछ नहीं बतलाया। उसने अपने दोस्त की बिल्ली को नहीं बचा पाया और वो नवे बच्चे को भी नहीं बचा सकता। काफ्का का फ्रस्ट्रेशन उसे गुस्से में चिल्लाने पर मजबूर करता है। जब मॉन्स्टर से बचाने की कोशिश करते हुए देखता है, मॉन्स्टर बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो जाता है, जिससे दोनों लड़के चौंक जाते हैं। एक फीमेल आवाज़ कोशिश करती है कि टारगेट को हटा दिया गया है और काफ्का को देखकर वो चौंक जाता है। मीना 3rd डिवीज़न के दूसरे सदस्यों के साथ आई है। उसने अपनी टीम को कुछ लोगों को घायलों की देखभाल करने को कहा, जबकि बाकी लोग और मीना और उसके बाकी क्रू और योजू के लिए चेक कर रहे हैं। काफ्का को चेक किया जाता है, पर वो बहुत ही बुरी हालत में है और जवाब नहीं दे रहा है। उस रात योकोहामा हॉस्पिटल में काफ्का को हैरत होती कि मीना कितनी कमाल बन गई है। उसने एक ऐसे भयानक मॉन्स्टर को तुरंत ख़त्म कर दिया। इससे काफ्का डिसाइड करता है कि वो एक ऐसे ही जगह पर पहुंच गई है जहां वो कभी भी नहीं पहुंच सकता है। काफ्का को लगा कि वो अकेला है, लेकिन उससे हैरत होती है जब उसे पता चलता है कि इचिकावा सीधे उसके पास में है। इचिकावा पॉइंट आउट करता है कि अगर काफ्का ने नहीं रेस्क्यू किया होता तो वो भी ख़त्म हो जाता, और उससे कह देता है कि वो भाग जाए तो वो अब तक मर चुका होता। तब काफ्का चौंक जाता है जब इचिकावा कहता है कि वो कूल है, और काफ्का मीना के साथ अपनी कंपटीशन को सोचता है सबसे कूल ऑफिसर बनने के लिए। इचिकावा को लगता है कि काफ्का को एक ऑफिसर बनना चाहिए, पर फिर से उसे कहते हैं कि ये उसके ऊपर है। काफ्का अपने आप को मार देता है और आखिर में अपने नेगेटिव माइंडसेट से बाहर आता है जब वो सोचता है कि वो कितने समय से आँख बंद करके चल रहा था। वो इचिकावा का शुक्रिया अदा करता है और बच्चे को कहता है कि वो सच में अच्छा इंसान। काफ्का अभी भी नहीं समझते कि हार मान लेना ख़राब है, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है अपने आप को धोखा देना। फिर वो भरोसा से कहता है कि वो एक बार फिर से डिफेंस फोर्स ऑफिसर बनने की दिशा में निश्चित रूप से लक्ष्य करेगा। उसकी वीरता भरा बयान टूट जाता है जब उससे चौंक लगता है कि एक मॉन्स्टर उसके ऊपर है जो उससे कहता है कि वो उसे ढूंढ लिया, और वो अपने आप को काफ्का के मुंह में डाल लेता है। इचिकावा को लगता है कि वो ठीक है, पर क्लियरली वो ठीक नहीं है। जब वो सांस लेने के लिए लड़झड़ाता है और इधर उधर पीटता है, इचिकावा उसे चेक करता है, पर वो चौंक जाता है जब उसे पता चलता है कि काफ्का के बिस्तर में एक मॉन्स्टर है। काफ्का मामूली सी तरफ से देखता है। शौक दोनों को लगता है। फिर काफ्का इचिकावा को संभालने की कोशिश करता है और समझाता है कि वो ही है। इचिकावा शांत हो जाता है, लेकिन एक बुढ़ा आदमी आता है जिससे डिफेंस फोर्स को बुलाया जाता है
लड़का पैनिक में आते हैं जब वो सोचते हैं कि डिफेंस फोर्स काइजू के साथ क्या करती है। जब इचिकावा काफका को भागने को कहता है, एक और फ्लैशबैक दिखाता है काफका को मीना को बताते हुए कैसे काइजू को रोकना है। मीना नोट्स लेती है जब उसने समझाया कि उसके पाँव पर अटैक करना है और उसे बांधना है। मीना को मॉन्स्टर से लड़ने का सोचकर डर लगता है, इसलिए काफका उसे विश्वास दिलाता है कि हर वक्त आने पर वो उसके साथ होगा। वर्तमान में मीना सोचती है कि ये झूठ था। तभी मीना को बताया जाता है कि योकोहामा हॉस्पिटल में एक काइजू देखा गया है। वो कहती है कि वो इसका सामना करेगी और अपने अधिकारियों के साथ उसे ख़त्म करेगी। एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है मीना को काफका को मजाक उड़ाने के लिए, जब उसने कहा कि वो उसके साथ होगा जब वो डरती है। काफका पूरी तरह से शर्मिंदा होता है, इसलिए उसने कहा कि किसी को मत बताना। मीना असल में बहुत ही आभारी थी, इसलिए उसने उसके शुक्रिया अदा किया और सहमत हुई कि जब तक वे साथ हैं उन्हें कुछ भी डरना नहीं चाहिए। वर्तमान में मीना ने अपने डिवीज़न को जमा किया और वह हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हैं जहां काइजू आ गया है। पूरा शहर में घंटी बजती है, जिससे लोगों को हॉस्पिटल में काइजू से सुरक्षा लेने के लिए चाबी लेनी होती हैं। लड़के पैनिक में आते हैं जब वो पुराने आदमी काफका से डर जाते हैं। इशिकावा सोचता है कि वो गलतफहमी दूर कर सकता है अगर काफका बस मुस्कुराए, पर काफका का मुस्कुराहट भयंकर है। ये क्लियरली काम नहीं करता। जब पुराने आदमी बेहोश हो जाता है, काफका उसे मदद करने के लिए दौड़ता है, लेकिन अपनी शक्ति से चकित हो जाता है जब उसने बिना किसी तकलीफ के इलाके को तबाह कर दिया। नहीं मान सकता है कि उसने ये सब किया और दूसरे नोटिस करते हैं कि काइजू वहाँ है। इशिकावा यकीन है कि डिफेंस फोर्स उनकी मदद के लिए आएगी, इसलिए वह चले जाते हैं। काफका विंडो से भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से अपनी शक्ति से चकित हो जाता है जब उसका प्रकाश स्पर्श होता है और एक पूरी दीवार तबाह हो जाती है। काफका सोचता है कि ये उसके शरीर में क्या हो रहा है, लेकिन सोचने का समय नहीं है। लोग पैनिक करना शुरू कर रहे हैं। दोनों लड़के खिड़की से कूद जाते हैं, लेकिन काफका अपने आप को बहुत दूर तक लॉन्च करता है, ज़्यादा दूर तक जैसे कि उसने सोचा भी नहीं था। इचिकावा को समझने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है, लेकिन उससे लगने लगता है कि क्या ये काइजू सच में है काफका है। उससे काफका से पूछता है कि वो सच में वही है ना, लेकिन काफका को अब भी यकीन नहीं होता जब उसका शरीर उसके कंट्रोल से बाहर हो रहा है। तभी एक परजीवी उसके मुंह से बाहर निकलता है, एक परिंदा को जिंदा खाने के लिए। भगवान की कृपा से काफका वापस लौटा, लेकिन वो बताता है कि मुसीबत है। इशिकावा सोचता है कि उनके लिए अगला डरावना क्या है, लेकिन काफका बस कहता है कि उसको पेशाब करने की ज़रूरत है। इशिकावा उसे कहता है कि वो रुक जाए, लेकिन वो नहीं रुक सकता और काफका अपने आप को बड़ा अशेम्ड फील करता है कि वो बड़े आदमी के रूप में भी कंट्रोल नहीं कर सकता। इशिकावा नोट करता है कि काफका को लगता है कि उसके पास सही अंग नहीं है पेशाब करने के लिए, और उससे हैरत होती है कि वो कहाँ से निकलेगा। काफका फिर दोनों का खाता है जब वो निप्पल से पेशाब करता है। काफका अब और भी ज़्यादा शर्मिंदा होता है, लेकिन इशिकावा उसे याद दिलाता है कि उन्हें चिंता करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। काफका सोचता है कि क्या वो अब भी डिफेंस फोर्स में शामिल हो सकता है, लेकिन इशिकावा उससे बताता है कि वो ही चीज़ है जो डिफेंस फोर्स मिटाता है। शायद उन्हें उससे शामिल होने नहीं देंगे और इंस्टेड बस उसे तबाह कर देंगे। काफका सीरियस हो जाता है जब ये बात उसके दिमाग में घुसने लगती है। टाइमिंग भी ख़राब है क्योंकि उसने अभी मीना के साथ कैचअप करने के लिए फ़ैसला किया है। वो एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में प्रवेश के लिए तैयार हो जाते हैं जहाँ कोई नहीं होगा, लेकिन काफका को कुछ आने वाला है। ये डिफेंस फोर्स नहीं है क्योंकि ये अंडरग्राउंड से आ रहा है। शहर में कहीं और एक ब्लास्ट होता है और डिफेंस फोर्स को एक रिपोर्ट मिलती है कि एक और काइजू आ गया है। काफका को समझ आ जाता है कि ये वही प्रकार का काइजू है जो उन पर पहले हमला किया था। इशिकावा नोट करता है कि वो पहले ही अलार्म बजा चुके हैं काफका की वजह से, इसलिए वो उम्मीद करता है कि कोई नुकसान ना हो इस काइजू की वजह से। ये काइजू डिफेंस फोर्स को व्यस्त रखेगा, इसलिए ये उनके लिए परफेक्ट टाइम है कि वो कहीं छुप जाए। एक लड़की अपनी माँ के फंसी होने की वजह से रो रही है और काइजू द्वारा उन्हें पकड़ा जाता है। माँ अपनी बेटी से कहती है कि वो भाग जाए, लेकिन बस मौका उनके लिए बहुत देर से आ गया है क्योंकि काइजू अब उन्हें निगलने वाला है। लेकिन तभी काफका आ जाता है और काइजू को एक विशेष शक्तिशाली पंच मार देता है। काफका फिर से अपने आप को कितना शक्तिशाली है इस बार ही चौंक जाता है और वो लड़की को चेक करने आता है। ज़रूर वो उससे डर रही है, इसलिए काफका अपने आप को मुस्कुराने याद दिलाता है, लेकिन ये सिर्फ सिचुएशन को बुरा बना देता है। उसने बेहोशी में पड़ी माँ को बचा लिया, इसलिए इचिकावा बताता है कि वो ठीक होगी। काइजू वापस आ जाता है, इसलिए काफका उसे कहता है कि वो वहीं से भागे। इचिकावा सोचता है कि वो क्या करने वाला है, इसलिए काफका बताता है कि वो काइजू को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़ोर से मारना चाहता है।
काफका एक गिने चुने धमाके के साथ अपनी शक्ति से भरा हुआ शरीर शुरू करता है और वो शक्तिशाली पंच को छोड़ देता है। ये हमला काइजू को पूरी तरह तबाह कर देता है। उसके टुकड़े टुकड़े हवा में उड़ जाते हैं और उसका खून आसमान से बारिश के रूप में गिरने लगता है। काफका अब भी यकीन नहीं कर सकता कि वो कितना शक्तिशाली है और इशिकावा यकीन है कि काफका कभी इंसान पर ऐसा हमला नहीं करेगा। काफका उन्हें बताता है कि अब वो हॉस्पिटल जा सकते हैं, लेकिन वो अब और भी भयानक लगता है, कभी भी पहले से भी ज़्यादा। वो लड़की से कहता है कि फ़िक्र ना करे क्योंकि डिफेंस फोर्स जल्द ही पहुंच जाएगा, इसलिए वो जा रहा है। लेकिन लड़की उसे रोक देती है और उसे शुक्रिया कहती है। ये काफका को याद दिलाता है जब मीना ने उसे शुक्रिया कहा था और वो एक भविष्य को सोचता है कि जहां वो मीना के साथ लड़ाई कर रहा है। इशिकावा उन्हें ढूंढने से पहले भागने के लिए कहता है, लेकिन काफका घायल नहीं होने के कारण ऐलान करता है। काफका फिर से अपनी इंसानी चेहरा दिखाता है और कहता है कि वो मीना के साथ जाना चाहता है। डिफेंस फोर्स जल्द ही पहुंच जाता है और हैरानी से देखता है कि काइजू का क्या हो गया है। मीना छोटी लड़की से सब कुछ बताने को कहती है, लेकिन वो बस उस विचित्रता विचार को सोचकर घबरा गई। मीना उसे कहती है कि चिंता ना करे और वादा करती है कि वो सब काइजू को उसके लिए तबाह कर देगी। 3 महीने बाद एक खबर आती है कि डिफेंस फोर्स ने एक अनजान काइजू का नाम दे दिया है, जिसे उन्होंने काइजू नंबर 8 के रूप में पुकारा है। सभी काफका के क्लीनिंग कंपनी के साथी ये समझ लेते हैं कि शायद ये काइजू पहले से ही मर गया होगा। इशिकावा काम पर पहुंचता है और सोचता है कि काफका इतिहास में पहला काइजू बन गया जो डिफेंस फोर्स से बच गया, लेकिन इसका मतलब है कि अब देश के हर डिफेंस फोर्स अधिकारी उसे ढूंढ रहा है। तभी उनका बॉस समझाता है कि काफका और इशिकावा को मेल में कुछ मिला है। दूसरे लड़के डिस्कस करते हैं कि काफका हर साल एक परीक्षा देता था और हमेशा उन्हें रिजल्ट मिलने के बाद चीयर अप करना पड़ता था। इशिकावा अपना पत्र चेक करता है और दूसरे उसे बधाई देते हैं क्योंकि उसने पहला राउंड ऑफ डिफेंस फोर्स सिलेक्शन एग्जाम पास किया है। काफका को अपना पत्र देने जाते वक्त इशिकावा अपने परिणाम को चेक कर लेता है और अच्छी खबर देखकर वो उत्साहित हो जाता है। दूसरे लड़के समझ जाते हैं कि ये मतलब है कि काफका ने आखिरकार पास कर लिया। यह काफका की डिफेंस फोर्स में शामिल होने का मौका मिल रहा है। लड़के उसके लिए खुश हैं। वो अब अपनी मेहनत और लगन के बाद आखिरकार अपनी मौका पा रहा है। इशिकावा उत्साहित होकर काफका को बताता है कि उसने पहला राउंड की परीक्षा पास की है, लेकिन वो गुस्सा हो जाता है जब काफका अपने काइजी रूप में होता है। काफका वापस अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है क्योंकि उसने खुद को नोटिस ही नहीं किया था, लेकिन वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म नहीं होता। इशिकावा उसे बताता है कि वो अब समाचार में आ चुका है, इसलिए वो ज़्यादा सावधानी बरतना चाहिए। फिर पता चलता है कि उन्होंने जल्द ही पूरी घटना के बाद हॉस्पिटल लौट गए थे और अब बस कुछ झूठ बोला था। इशिकावा सोचता है कि काफका पत्र के बारे में ज़्यादा खुश होता, लेकिन काफका बताता है कि दूसरे राउंड में वो हमेशा फेल हो जाता है। इशिकावा सोचता है कि क्या काफका सच में अपने पागल शरीर के साथ अगला परीक्षा देने के लिए प्लान कर रहा है। काफका उसे यकीन दिलाता है कि कोई नहीं नोटिस करेगा, लेकिन उससे अपना ट्रांसफॉर्मेशन सही नहीं हो पा रहा है। इशिकावा बताता है कि पहला राउंड सिर्फ एक लिखित परीक्षा है और कुछ कागज़ों का काम है, लेकिन दूसरे राउंड में हर जगह ऑफिसर्स होंगे। ये बहुत ही खतरनाक होगा कि वो एक काइजू है, लेकिन काफका घोषणा करता है कि वो परीक्षा ज़रूर देगा चाहे कुछ भी हो। उसने पिछले 3 महीने से बहुत मेहनत की है और ये उसका आखिरी मौका है क्योंकि वो 32 साल का है। इशिकावा भी उतना ही डिटरमाइंड है, इसलिए कहता है कि काफका के साथ जो भी हो वो भी हर हाल में नहीं छोड़ेगा। उनका अफसोस है कि अगर वो ये करना चाहते हैं तो वो इसे दुश्मन के रूप में ही करेंगे। काफका आराम से कुछ पीने जाता है, लेकिन उसे अपनी पानी की बोतल खोलने में मुश्किल होती है, तो आखिर में अपना इमेंस स्ट्रेंथ से वो बोतल को तोड़ देता है। इशिकावा अपने काम पर वापस ले लेता है। दूसरे क्लीनर्स जल्दी पहुंचने वाले हैं। काफका को असल में आराम मिलता है कि उसने पहला राउंड पास किया और वो घोषणा करता है कि अब उसका बदला ले लेने का वक्त आ गया है। दूसरे राउंड के एग्ज़ाम्स के खिलाफ 10 दिनों बाद लड़के डिफेंस फोर्स के तशिकावा बेस पर एग्ज़ाम देने पहुंचते हैं। इशिकावा पहले एक अलग बेस पर फील्ड ट्रिप पर गया था, लेकिन ये बेस बहुत ही बड़ा है। ये बेस सेल्फ डिफेंस फोर्स गैरिजन के साथ एरिया के शेयर करता है जहाँ पर सेना के हैं। इशिकावा बताता है कि ये सिटीजन्स बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं क्योंकि अगर काफका वहीं पर ट्रांसफॉर्म होता है तो कुछ ही सेकंड्स में ख़त्म हो जाएगा। दूसरे पार्टिसिपेंट भी पहुंचते हैं। इस पर काफका घोषणा करता है कि अब वक्त आ गया है कि उन्हें चेक इन कराने का। हालांकि वो काफ़ी जल्दी है, लेकिन कोई लड़की उनका ध्यान अपनी तरफ खींचती है जब उसने उसे बुज़ुर्ग बुलाया। काफका ये बात कहता है कि वो बुज़ुर्ग नहीं है क्योंकि वो अभी बस 32 साल का है, लेकिन लड़की ये कहती है कि ये तो बहुत पुराना है।
वो उसे कहती है कि आप अपना गाड़ी हटाएं, लेकिन काफका कहता है कि वहाँ और भी पार्किंग स्पॉट्स हैं। काफका उस इरिटेटिंग लड़की से परेशान हो जाता है तो घोषणा करता है कि वो उसे कुछ शिक्षा देंगे। काफका को अपने सूट के नीचे अपनी ड्रेस हटाती है और कहती है कि वो खुद ही उसका गाड़ी हटा देगी। लड़के उसके सूट से चकित होते हैं, जो उसे बड़े ताकतवर बनाता है, और वो एक हाथ से गाड़ी उठा लेती है। वो डर की तरह परेशान है जब वो गाड़ी एक तरफ फेंक देती है। तो काफका ये बताता है कि वो कंपनी की गाड़ी है। इचिकावा सोचता है कि ये कौन है, ये कौन है। तो ये बताती है कि वो पार्टिसिपेंट नंबर 216 है, उसका नाम कारो है। उसका शौक है कि काइजो को ख़त्म करना। उसने उन्हें याद रखने को कहा और इशिकावा चकित हो जाता है जब उसने उसका पिछला नाम कीकू पहचाना। फिर वो अपना ध्यान फिर से काफका पर लाती है। वो उसे सूंघ कर बताती है कि वो बिल्कुल एक काइजू की तरह स्मेल करता है। इचिकावा जल्दी से समझा देता है कि वह काइजू डिस्पोजर यूनिट का हिस्सा है, इसलिए उसके अंदर से बास आ रही है। शिनोमिया को शौक लगता है जब काफका आसानी से अपनी गाड़ी उठा लेता है और वह अज्यूम करती है कि शायद उसके पास अपना खुफिया पावर सूट हो। काफका अपने आप को परिचित कराता है एग्जामिंग नंबर 2032 के रूप में और ड्रामेटिक अंदाज में बच्चे से कहता है कि उसका नाम याद रखना। उसका कूल इंट्रोडक्शन बीच में ही टूट जाता है जब उसे पता चलता है कि शिनोमिया का बटलर उसका पार्किंग स्पॉट ले गया। शिनोमिया सोचता था कि परीक्षा बहुत ज़्यादा बोरिंग होगी, लेकिन अब वो समझाती है कि ये बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। वह कसम खाती है कि वह काफका को बहुत बुरी तरह से दिखाएगी और हराएगी। इचिकावा काफका से गुस्सा हो जाता है क्योंकि वह अपनी शक्तियों का जल्दी इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन काफका ये दिखाता है कि वह सिर्फ वो इसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है जो वो देख नहीं सकती। वो कुछ गार्ड्स को बताते हैं कि शोर सिर्फ कुछ नहीं था, लेकिन इचिकावा काफका को कहता है कि अगर वह कुछ करेगा तो उसे घर को भेज दिया जाएगा। अब और कोई स्टंट नहीं। काफका जानता है कि यह उसका अंतिम मौका है मीरा के साथ खड़ा रहने का, इसलिए वह खुद से वादा करता है कि इस बार हार नहीं मानेगा। कुछ ही पल बाद काफका परीक्षा के दौरान बहुत मुसीबत में पड़ता है। वह अपनी ट्रेनिंग के साथ कदम से कदम मिला रहा है और हर दिन बहुत मुश्किल शारीरिक काम करता है, लेकिन अभी वह पीछे रह गया है। एक पल पहले इशिकावा ने समझाया था कि परीक्षा का दूसरा स्टेज 2 हिस्सों में है, एक फिटनेस टेस्ट और एक एप्टीट्यूड टेस्ट। उनका एप्टीट्यूड बदल नहीं सकते, जो मतलब उनको फिटनेस टेस्ट में बेहतरीन मार्क्स लाना पड़ेगा, लेकिन काफका को बहुत मुश्किल हो रही है। वह हमेशा से एवरेज से नीचे था, लेकिन अब हालात और भी बिगड़ गई है। यह सच में पीछे पड़ गया है। यह देखकर काफका सोचता है कि क्या लोग सच में इतने कमज़ोर हो जाते हैं 30 साल के बाद। पीछे रह जाने काफका को ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, लेकिन यह बस पागलपन होगा। बदकिस्मती से काफका काफ़ी ख़राब कर देता है और 225 में से उसको 219 रैंक मिलती है। शिनोमिया बताती है कि वे 5वीं पोजीशन पर है और काफका का मजाक उड़ाती है। ये सब जल्दी ही होता है, बिल्कुल आगे का भी हिस्सा आ गया है। काफका सोचता है कि कैसे वह शिनोमिया को ड्रामेटिक तरीके से अपना नाम याद रखने को कह चुका था, लेकिन अब वह चाहता है कि वह उसका नाम भूल जाए। इशिकावा बस खुश है कि काफका ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया और काफका ये समझाता है कि अगर वह कर देता तो ये सही नहीं होता, क्योंकि सबने मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। काफका बस कूल दिखने के लिए कह दिया था, लेकिन वह चाहता है कि वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता। काफका श्योर है कि वह बेहतर कर लेता, लेकिन इशिकावा को लगता है कि काफका को जो रैंक मिली है उसका कोई और भी रीज़न है। कहीं और मीना को इस साल की उम्मीदवारों की दिखाई जाती है। उसका अधिकारी अज्यूम करता है कि उसे इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे सिर्फ काइजो को ख़त्म करना है। लेकिन वह चौंक जाता है जब उसको पता चलता है कि वह और सुनना चाहती है। काम करते हुए व्यक्ति समझाता है कि एक आदमी का ध्यान नियमों पर गया है, जो अपने क्लास में सबसे ऊपर से पास हुआ है और यह साल के ग्रुप के सबसे उम्मीदवार है। इचिकावा को भी इस आदमी का ध्यान गया, और क्योंकि वह अब सेकंड रैंक पर है, व्यक्ति जो थर्ड रैंक पर है उनका नाम है लारू, किसी बड़े इंटरनेशनल का वैलेडिक्टोरियन व्यक्ति जो पहली रैंक पर है, जो कगारी है, जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स की ऊंचाइयों का सितारा है। ये लोग सिर्फ उनमें से कुछ नहीं हैं, क्योंकि इस साल के अधिकांश उम्मीदवार टॉप स्कूल से हैं। नॉर्मल तौर पर लोग ऐसे ही अपने आप को एलीट अधिकारी बनने की कोशिश करते हैं, फील्ड एजेंट्स नहीं। शायद यही वजह है कि काफका की रैंक इतनी कम है और काफका को ये समझ आता है कि इसलिए वे इतने मजबूत लग रहे हैं। इशिकावा समझाता है कि इन सब मजबूत लोगों के बीच एक ऐसा व्यक्ति है जो सब देख रहे हैं। उसने 16 साल की उम्र में कैलिफोर्निया न्यूट्रलाइजेशन से ग्रेजुएशन की और वह सबसे छोटी थी जो ऐसा कर पाई थी। ये किक्यूरू है और लोग उसे सबसे बड़ा होना समझते हैं। 3 टॉप लोग उसे देख रहे हैं
और उम्मीद करते हैं कि वह उसे टक्कर दे सके। इचिकावा ये भी बताता है कि एक समय का समाज है जिसमें अत्यंत कुशल उम्मीदवार है किसी भी प्रकार के कारों को छोड़कर। काफका उससे कहता है कि उसे पता ही नहीं था कि वह इतनी अमेजिंग है, लेकिन उसके बॉडीगार्ड्स ने छेड़ा और सब देखते रह गए और बस ये अज्यूम किया कि काफका वो उनकी ग्रुपीज में से एक है। कारो हंस देती है जब उसने उसे फिर से देखा, लेकिन काफका कह देता है कि वह भी उसे दिखा देगा। हकीकत में काफका को पता है कि हालात ठीक नहीं है, लेकिन इचिकावा को अब भी उम्मीद है। पिछले 2 सालों से परीक्षा का दूसरा हिस्सा काइजू लाश निकालना है। उन्हें काइजू और उनकी समझ की परीक्षा देना है और उनकी समाज में काम करने की क्षमता को भी देखना है। उन्हें दिखाना भी है कि जो जॉब सिर्फ काइजू को ख़त्म करने से ज़्यादा है। ये परीक्षा में होने की वजह से इचिकावा ने डिस्पोजल यूनिट में पार्ट टाइम काम करने का फैसला किया था। काफका की ये उम्मीद फिर से वापस आ गई, इसलिए वह अगले हिस्से पर सब कुछ लगा देना डिसाइड करता है। वह दूसरे ट्रेनिंग एरिया पर पहुंचते हैं और 3rd डिवीजन वाइस कैप्टन होशा अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। उन्हें समझाया कि वह एप्टीट्यूड टेस्ट देंगे, इनमें उन्हें कुछ काइजू को ढूंढना होगा। काफका एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उनकी लाशें सिर्फ निकालनी होगी, जैसे कि इचिकावा ने कहा था। लेकिन वो शॉक हो जाता है जब होशा कहता है कि उन्हें काइजू को ढूंढना और न्यूट्रलाइज करना होगा। काफका तब घबरा जाता है कि इस ताकतवर काइजू कोशिश करता है और कोसा को हमला करने के लिए कुछ सुरक्षा उपाय उसे रोक देते हैं। काफका अभी भी चौंका है, लेकिन सब टॉप लोग क्लियरली इसके लिए उत्सुक हैं। शिनोमिया हमारे लड़के पर हंसती है, इसलिए काफका सोचता है कि सिर्फ लाशों का क्या हुआ। इचिकावा समझाता है कि यही पहले 2 सालों में हुआ था और वह भी निराश है। होशा समझाता है कि ये परीक्षा का हिस्सा बहुत खतरनाक है, इसलिए वह उन्हें ज़ूमू टेक गियर पहना देंगे। इचिकावा इसे पहनता है और हैरान होता है जब उसका शरीर के आकार को एनालाइज करता है और उसके लिए कस्टमाइज हो जाता है। वह सूट उसके शरीर से एक हो जाता है और इचिकावा अपनी ताकत को भी महसूस कर सकता है। ये शैतानी रक्षा बल फोर्स कॉम्बैट सूट्स है और ये काइजू से ली गई जीवनशैली से बनी हैं। ये अपने पहने वाले के युद्ध शक्ति को बड़ी मात्रा में बढ़ा देते हैं। कहीं और 3रे डिवीज़न को ऑपरेटर कोनामी कहती है कि वह उन लोगों से युद्ध शक्ति का अपने सूट्स पहनने वालों को नैप करने वाली है। इचिकावा की युद्ध शक्ति 18% है, कागारी 15% और ईहो 14% पर है। अनलीश कॉम्बैट पावर बताता है कि कितनी शक्ति और जांच का इस्तेमाल करने में सफल हुए। ट्रेनिंग के बावजूद आमतौर पर यह लगभग 20% होता है और अगर उनके 1 साल में सिर्फ एक भी उम्मीदवार है तो उनके 10% से ऊपर मिलता है, तो वे खुश हो जाते हैं। इन तीनों लोगों की युद्ध शक्ति से ऊपर है, इसलिए होशा ये सोचता है कि शायद इस साल कुछ ऐसा देखे जो उन्होंने कभी देखा ना। तब सब लोग पूरी तरह से चौंक जाते हैं जब कोनामी देखती है कि कारो का अनलीश कॉम्बैट पावर 46% पर है। सब उसके लिए प्रशंसा में डूब जाते हैं और होशा सोचता है कि वह पहली है एक प्लेटून लीडर के स्टार के बराबर है, जबकि वह अभी तक फोर्स में शामिल भी नहीं हुई है, इसलिए वे मान लेते हैं कि ये कोई रिकॉर्ड होगा। इचिकावा खुद पर गिरफ्तार होता है क्योंकि उसका सिर्फ 8% है, लेकिन काफका समझाता है कि ये पहली बार के लिए काफ़ी अच्छा है। जब तक उम्मीदवार 0 नहीं है वे पास हो जाएंगे, और होशा समझाता है कि उसे कभी 0 देखने को नहीं मिला। सब कुछ पहली बार होता है जब सब लोग फिर से चौंक जाते हैं, लेकिन इस बार इस वजह से क्योंकि काफका का अनलीश कॉम्बैट पावर 0% बताया जाता है। सब लोग उसे हंस रहे हैं और कोनामी ये भी सोच रही है कि कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई है। काफका उनसे बस थोड़ा सा और वक्त मांगता है क्योंकि वह अपनी युद्ध शक्ति को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। होशा बी कंट्रोल हंसती है, जबकि वे दिखाते हैं कि ये बाथरूम जाने की तरह नहीं और वे बस ऐसे ही बाहर नहीं निकल सकते। हुसैन अब काफका को पसंद करने लगते हैं, लेकिन उनका ये अजम्पशन है कि वह परीक्षा नहीं पास हो पाएगा। काफका समझाता है कि शायद कोई और तरीका होगा जिससे उनका परसेंटेज बढ़ा जा सके, और वह उस पर काफ़ी मेहनत करता है। परीक्षा ख़त्म होने से पहले कीर उसे बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रही है और वह बस ये चाहती है कि वो ताकत दिखा दे जो उसने पार्किंग लॉट में दिखाई थी। वो सब फिर कमरे में प्रवेश करते हैं और बताता है कि अब अंतिम हिस्सा शुरू करने का समय आ गया है। उन्होंने समझाया कि उनके निशाने एक हानु और 36 योजू होंगे और उन्हें एक शहरी ट्रेनिंग के क्षेत्र में रखा जाएगा। काइजू ने टोटल में 16 लोगों को मारा और उन्हें जिंदा पकड़ लिया गया है ताकि वह ट्रेनिंग में मदद कर सके। उम्मीदवार एंटी काइजू हथियार से उनसे लड़ेंगे और ड्रोन्स उनके कार्रवाई को मॉनिटर करेंगे। अगर उन्हें लगता है कि कोई उम्मीदवार खतरे में है तो उनके सूट के शील्ड को एक्टिवेट कर देंगे उन्हें बचाने के लिए, लेकिन ये भी मतलब होगा कि वह परीक्षा फेल हो जाएंगे। परीक्षा अत्यंत खतरनाक है, इसलिए
होशा यह नहीं कह सकता कि वह जिंदा रहेंगे या नहीं। वह खुद ही डिसाइड करना होगा कि क्या ये हिस्सा लेना चाहते हैं। इस परीक्षा के आगाज में दौरा होता है। उम्मीदवार उत्साह से आगे बढ़ते हैं और लेकिन सबको चौंक लगता है जब कीकू आगे चढ़ती है। वह जल्दी और आसानी से 2 युवकों को गिराती है, सबको आश्चर्य में डाल देते हुए। काफका कहता है कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए ताकि वे पीछे ना रहें, लेकिन इचिकावा दिखाता है कि काफका ही उन्हें पीछे खींच रहा है। काफका अपने आप को बचाता है, कहते हुए कि हथियार बहुत भारी है और बिना सूट के मदद के वह उन्हें समझ नहीं सकता। लेकिन इचिकावा को ये कूल नहीं लगता, हालात अच्छे नहीं लग रहे हैं। जबकि इचिकावा बताता है कि उनका युद्धक साथी उनके पास नहीं है, जो दूसरों के पास है। बस तभी होशा ये बताता है कि मीना परीक्षा देखने के लिए आ गई है। काफका याद करता है कि उनका चैलेंज कि कौन ज़्यादा कूल डिफेंस फोर्स अधिकारी बन सकता है और वह अपने आप को संभाल लेता है। वह जीरो होने पर फिक्र करना बंद कर देता है और अपने आप को याद दिलाता है कि ये उनका अंतिम मौका है। काफका को समझ आता है और उसे इचिकावा से पूछता है कि अगर उन्हें बस ये देखना होता कि कितने काइजू उम्मीदवार ने मार दिए हैं तो वे आसानी से सेंसर से कर दे सकते थे। ये सच नहीं है, क्योंकि उनके एबिलिटीज़ को टेस्ट करने के अलावा उन्हें ये भी देखना है कि वे सिचुएशन में किस तरह से अडेप्ट कर सकते हैं। दोनों को ये समझ आता है कि क्योंकि उनमें दूसरों की तरह ऑफेंसिव एबिलिटी नहीं है, इसलिए उन्हें असल में सब अटैकर्स को जितना हो सके उतना ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। वह पास में चल रही लड़ाई को देखते हैं और पोजीशन में आते हैं कि मदद कर सके। काफका को इस यूजो की उंगलियों का पता चलता है और वह इसे अपने सफाइयों में से पहचान लेता है। उसके अनुभव के फल उसे अनुभव होता है और जब उसे याद आता है कि स्टन ग्रेनेड्स बहुत ही प्रभावित होते हैं इस यूजो के खिलाफ। इसकी काम आंख की दृष्टि होती है, लेकिन उसकी सुनाई बहुत अच्छी होती है, जबकि उनका सुनाई नहीं होता, तो वह आसान निशाने बन जाते हैं। उसकी महारत यहीं ख़त्म नहीं होती। जब उसने इजुमो को बताया कि उसके पेट पे निशाना में रखना चाहिए क्योंकि वही उसका कमज़ोर हिस्सा है। हमला करने वाला बस वही करते हैं और चौंक जाते हैं जब वो बीस्ट को हराने में कामयाबी मिलती है। वह काफका को श्रेष्ठ सहायता के लिए धन्यवाद देते हैं और लेकिन काफका दुखी है क्योंकि उन्होंने उन्हें ऑब्जर्वेशन रूम में कारो को ग्रुपी कहा था। वे असल में नोटिस करते हैं कि काफका और इचिकावा क्या कर रहे हैं। काफका इचिकावा को दिखाता है कि उन्होंने काइजू के शरीर को गिनती से भी ज़्यादा तोड़ दिया है। वे अब ये सोचकर अत्यंत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि वह अब इस ज्ञान को उपयोग कर सकते हैं और काफका को आराम है कि उसने अपनी काइजू शक्ति की ज़रूरत नहीं। वह अंत में एक्साइटेड है कि वह अपने सब क्रियोप्स के लिए प्रतिकार कर पाएंगे, लेकिन यह सारी उम्मीद अचानक ख़त्म हो जाती है जब एक काइजू कहीं से भी आकर सामने आता है। ये चीज़ काफका को बिल्डिंग में उड़ा देती है और कोनामी को मालूम होता है कि वह गंभीर रूप से घायल है। उसका युद्ध नहीं जारी रख पाएगा और यूजो उसके पास आ रहा है, इसलिए वह उसके सूट की शील्ड को तैयार करते हैं। काफका को पता है कि वह शायद शील्ड का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उससे पता है कि यह उनका परीक्षा फेल होने का मतलब होगा। उससे पता है कि मीना देख रही है, इसलिए काफका अपने आप को उठाने की कोशिश करता है। वह अपने आप को उसके सामने बदनाम नहीं करना चाहता, लेकिन ये बीस्ट उसे खाने वाला है। कोनामी दूर से शील्ड के गर्म करने का प्रोसेस शुरू करती है और होशा सोचता है कि उसने पहले ही ये जान लिया था कि काफका पहली बार में ही चले जाएगा। उसे सच में अफसोस होता है क्योंकि काफका एक काफ़ी मज़ेदार बंदा है, लेकिन तभी यूजू के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और हमें पता चलता है कि वहाँ के किकुरू आती है। किकुर ये दिखाता है कि ये तीसरी बार है जब काफका के सामने आई है। वह डिक्लेयर करती है कि जब तक वह मैदान में है कोई नहीं किसी को चोट नहीं आने देगी। काफका उसे प्रति प्रभावित है, लेकिन उसका बीच में बोलने का मौका नहीं मिलता। वह डिक्लेयर करती है कि वह और भी काइजू को हराएगी, इसलिए वह सिर्फ ज़मीन पर लेटे रहे। दूसरे लोग समझाते हैं कि वह मुख्य लक्ष्य की तरफ जा रही है, लेकिन वह उसे आसानी से उसे लेने जाने नहीं देंगे। कीकू फिर एक यूजू को आसानी से हरा देती है और इहिरू को लगता है कि वह बहुत ही शक्तिशाली है। उसे ये सोचकर चिंतित होता है कि क्या सच में उसके पास उन्हीं जैसा सूट है जो उनके पास है। काफका भी मुख्य लक्ष्य के पीछे जाना चाहता है, लेकिन उसका पैर टूटा हुआ है और वह खड़ा भी नहीं हो सकता। होशा बताता है कि काफका के मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं और शायद अंदर के ऑर्गन भी डैमेज हो गए हैं। काफका सोचता है कि क्या ये इसका मतलब है कि वह हार मान लेगा, लेकिन वह खुद को ऐसा सोचने नहीं देता। काफका को याद आता है कि उसे 0% युद्ध शक्ति को पता चलता है कितना बुरा लगता है और ये सोचने का मतलब है कि वह कभी भी मीना के साथ नहीं खड़ा हो सकता। उसे गुस्सा आता है जब वह सोचता है कि सिर्फ वही लोग जिनके पास टैलेंट है वे पास होते हैं। होशा का सुझाव होता है कि काफका बस परीक्षा छोड़ दे और समझाए कि सूट्स के शील्ड्स फुल प्रूफ नहीं होते हैं, लेकिन काफका अब इत्तेफाक की हो गया है और सोचता है कि वही फैसला करता है
कि वह हार मानेगा या नहीं। वह डिक्लेयर करता है कि हालांकि वह सपनों के लिए बहुत बड़ा हो चुका है और अगर वह बेवकूफ़ भी दिखता है तो कोई बात नहीं, वह अपनी पूरी ज़िंदगी को इस मौके पर लगाएगा और फिर से अपने सपने को पीछे करता है। जब काफका ये घोषणा करता है तब ऑब्जर्वेशन रूम में सब चौंक जाते हैं कि उसका युद्ध शक्ति 1% बढ़ गया है। मतलब उसका जो पहले 0% था अब वो 1% हो गया। काफका घोषणा करता है कि इस बार वह हार नहीं मानेगा चाहे कुछ भी हो, और मीना इस चीज़ को देख रही होती है।